आज हम लोग नवपाषाण काल की बात करेंगे अर्थात नियोलिथिक एज की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे नवपाषाण काल से पहले हम लोगों ने दो कालों को देख लिया है। नवपाषाण काल जो है वो पाषाण काल का अंतिम चरण है। पाषाण काल तीन भागों में बटा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम जो होता है, प्रथम विभाजन पूरा पाषाण काल का था और दूसरा जो था मध्य पाषाण काल का था, और ये पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण काल है। मध्य पाषाण कालों में हमने जानकारी हासिल किया कि मानव जो है वह खाद्य संग्राहक और आखेटक और खाद्य संग्राहक के साथ पशुपालन का भी पेशा अपना लेता है। और आगे हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में मानव जो है वो आखेटक खाद्य संग्राहक के साथ पशुपालन और पशुपालन के साथ एक नई क्रांतिकारी घटना घटती है जिसका नाम है वह कृषि। वह कृषि को अपना लेता है, अर्थात वह आखेटक और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने जा रहा है। तो हम आज इसकी बात करेंगे। आप देखेंगे कि पाषाण काल का आरंभिक जो चरण था पूरा पाषाण काल, उसमें मानव जो था वो आरंभिक औजारों का इस्तेमाल करता है। और मध्य पाषाण काल जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि औजारों में कुछ तकनीकी वृद्धि होती है और वे छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जब नवपाषाण काल आता है तो हम देखते हैं कि उसमें और टेक्नोलॉजी में, उनके औजारों में और टेक्नोलॉजी तकनीकी में वृद्धि होती है और अब वे पॉलिशदार चमक वाले पत्थर के औजारों का उपयोग इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा वे कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा कुल्हाड़ी नवपाषाण काल के स्थलों से प्राप्त होते हैं। और उनकी पेशा की बात करें, दिनचर्या की बात करें, तो आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल में वे आखेटक अर्थात शिकार करते थे, जंगली थे। भोजन की तलाश में वे खाद्य संग्राहक थे, भोजन को इकट्ठा करते थे। जब मध्य पाषाण काल आता है तब वे आखेटक और खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुओं को पालना शुरू कर देते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल आते आते वे आखेटक खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालन और पशुपालन के साथ साथ एक नई क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते हैं जिसका नाम कृषि है। अर्थात वे कृषि करने लगते हैं। वे खाद्य संग्राहक से अब वे खाद्य उत्पादक की तरफ चले जाते हैं। तो यह वाकई में यह काल जो होता है वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जब मानव खाद्य संग्राहक से वह खाद्य उत्पादक की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सर्वप्रथम इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जब कृषि कार्य होता है तो बहुत सारी चीजें उसमें अपने आप जुड़ी चली जाती है। देखिएगा कि इसमें मैंने कैसे ग्राफ तैयार किया है कि वे सिलबट्टे का यूज करना शुरू कर देते हैं। सिलबट्टे का यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि चूंकि वे कृषि कार्य करते हैं, फसल को काटते होंगे, उसे रखने के लिए उन्हें बर्तन की आवश्यकता होगी और पहली बार बर्तनों का इस्तेमाल शुरू होता है। नवपाषाण काल में बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और वह जो बर्तन जो थे वे आरंभिक थे, अर्थात वे मिट्टी के बर्तन थे और वे पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हमको पता है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो जाता है। उसके बाद मानव जो होता है वो आग का अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कर देता है। तो वह बर्तन का निर्माण भी करता है, तो वह पकाए हुए बर्तनों का निर्माण करना शुरू करता है। हम देखेंगे कि मिट्टी का बर्तन जो बनाते थे वो पहले तो हाथों से भी बनाया जाता था, लेकिन हम जानते हैं कि अधिकतर मिट्टी के बर्तन जो है वो चाक से बनते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे चाक का इस्तेमाल करना जानते थे। चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। और जब चाक का आविष्कार हुआ तो चाक जो होता है वो पहिए का होता है। इसका अर्थ है कि वे पहिए की भी जानकारी रखते थे। और जब इतना चीजों की जानकारी रखते हैं और उनके पास खेती की भी जानकारी है, अनाज पैदा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्हें रखने के लिए वे संग्रह करने के लिए जरूर उनके पास आवास भी होता होगा, अर्थात वे आवास घरों का निर्माण भी शुरू कर देते हैं। नवपाषाण काल देखिए कितनी बड़ी घटना है कि मानव सर्वप्रथम कृषि का कार्य शुरू करता है, सिलवट्टे का यूज करना सीख लेता है, बर्तन बनाने का काम शुरू हो जाता है, चाक का काम शुरू हो जाता है, पहिए का इस्तेमाल करना वह शुरू कर देता है और आखिरकार वह घर आवास जो है वो आवास बनाना भी शुरू कर देता है। अर्थात वह असभ्यता से सभ्यता की ओर जाना शुरू कर देता है। वह स्थायित्व का जीवन प्रारंभ कर देता है।
अब एक और बात, इसमें कुछ और बातें जुड़ते जाएंगे, जैसे आप देखेंगे कि वह कपड़े का भी इस्तेमाल शुरू कर देता है। चूंकि खेती करता है, खेती में बहुत सारी चीजों की खेती करते होंगे, उसमें कपास भी वो उपजाता है और कपास से कपड़े का निर्माण होता है। अब गहने का भी प्रयोग करता है, आभूषण का इस्तेमाल भी पहली बार वह नवपाषाण काल से शुरू कर देता है। समाधि स्थल भी प्राप्त हुआ है, समाधि स्थल भी प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं क्या हुआ है, दक्षिण भारत में समाधियों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिसे मेगालिथ कहा जाता था, बड़े पत्थरों की समाधि कहा जाता था। अब देखेंगे कि जब घर बन गया, बहुत सारे लोग घर बना देते हैं, तो घर बनने के बाद क्या होता है कि वो गांव का निर्माण शुरू कर देता है, अर्थात मानव जो है पहली बार उस सभ्यता का निर्माण करना शुरू कर देता है, वह सभ्यता की दहलीज पर खड़ा हो चुका है। कृषि कार्य एक बहुत बड़ी घटना है, वो कृषि आरंभ कर देते हैं। तो कृषि पर अगर हम आके रुकते हैं तो कृषि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो कृषि क्या होता है, उस समय की कृषि जो थी वो काटू और जलाऊ पत्ती पथारी थी। चूंकि वे खेत का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात वे खाद से भी परिचित है, उर्वरकों का भी इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। अगर फसलों की बात की जाए कि वे खेती में, कृषि में कौन से फसलों को उपजाते थे, तो जौ, गेहूं, रागी, चावल, कपास, केला आदि फसलों की वे खेती करना शुरू कर देते हैं। अगर नवपाषाण कालीन औजारों की बात करें तो हमें यहाँ पे नवपाषाण कालीन किसी भी चीज की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ध्यान जो होता है वह कृषि से संबंध रखना चाहिए, तब हम चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे और चीजों को बेहतर ढंग से रिलेशन स्थापित कर पाएंगे। जैसे औजारों की ही बात करें तो वे खेती करने के लिए पेड़ों को काटना होगा, तो इसका अर्थ है कि औजार के लिए वे खेती के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ पे नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। नवपाषाण कालीन स्थलों से बड़ी मात्रा में कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चूंकि खेतों को जोतना है तो वे हल का इस्तेमाल करते होंगे, हल का भी इस्तेमाल यहाँ होता था। और फसलों को काटने के लिए दराती का यूज हो सकता है, फसलों को काटने के लिए तो वे दराती नामक औजार का भी इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि वे वस्त्रों का निर्माण शुरू कर देते हैं, वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं, तो वस्त्र बुनने के लिए चरखे की आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी प्रौद्योगिकी में चरखा भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके औजारों में अब काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कृषि कार्य होने से हमने देखा कि वे बर्तनों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि काले जले बर्तनों का साक्ष्य प्राप्त होता है, धूसर बर्तनों का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ये सारे बर्तन जो थे वो पकाए हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हालांकि कुछ कच्चे बर्तन भी मिलते होंगे। अगर आवास की बात करें तो उस समय का आवास जो था वो आरंभिक आवास था, कच्चे सामग्री पर आधारित आवास था। वह वीख और टहनियों से आवास का निर्माण करते थे, मिट्टी के आवासों का निर्माण करते थे। कहीं कहीं वे मिट्टी को खोदकर गर्तावास बनाते थे, गड्ढों वाले घर का भी जिक्र मिलता है। आप देखेंगे कश्मीर से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ पे यह देख पा रहे हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृति जो है वो काफी आगे बढ़ चुकी है और लोग घर और घर से गांव इस प्रकार की सभ्यता की दहलीज पर आके खड़े हो चुके हैं। अब हम लोग नवपाषाण कालीन भारतीय स्थल को देखेंगे। सबसे पहले नाम आता है कश्मीर का। कश्मीर से दो स्थलों का पता चला है, एक है बुर्जहोम और दूसरा है गुप्तकराल। इन दोनों की एक खास विशेषता है, गुप्तकराल और बुर्जहोम दोनों से गर्तावास मिले हैं, अर्थात वे मिट्टी के गड्ढों में रहते थे और उसके ऊपर छत बना लिए वे गर्तावास में रहते थे। तो एक विशेषता ये हो गई। या फिर बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम की एक अलग विशेषता है कि वहां पे स्वामी के साथ कुत्तों को दफनाया जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर गुप्तकराल है, गुप्तकराल से बाकी चीजें होती है, जैसे खेती होती है, पशुपालन होते हैं और यहाँ भी गर्तावास पाए जाते हैं। अब हम पूर्वी भारत की बात करेंगे और पूर्वी भारत से संबंधित कुछ स्थलों को देखेंगे। एक है चिरान, जो बिहार के सारण जिले में पड़ता है। चिरान, यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ से हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन स्थलों में हड्डी का औजार चिरान में ही मिलता है। उसके बाद सिनवार जगह है जो रोहतास, बिहार के रोहतास में पड़ता है। फिर ताराडीह है जो गया जिले में पड़ता है। फिर है पांडु राजा ढीवी या वर्तमान बंगाल में पड़ता है। पांडु राजा ढीवी वर्तमान बंगाल में पड़ता है।
एक महिष दल स्थान भी है जो बंगाल में पड़ता है। अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे मिर्जापुर और इलाहाबाद वाले स्थानों से नवपाषाणकालीन स्थलों का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर अगर हम असम की तरफ जाएं तो असम में दाओ जली हांडिंग एक महत्वपूर्ण स्थल है। दाओ जली हांडिंग जो असम से प्राप्त होता है। असम की पहाड़ियों और मेघालय की पहाड़ियों से पूर्वी भारत में नवपाषाणकालीन अवशेष स्थल प्राप्त होते हैं। फिर अगर हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी कुछ पुरातात्विक स्थल प्राप्त होते हैं, जिसमें कर्नाटक की बात की जाए तो हल्लूर, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मास्की, ब्रह्मगिरी, टक्कलकोटा से पुरातात्विक स्थल प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश की तरफ अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से पिकलीहल, अंतूर, कुपगल और कोडेकल स्थान प्राप्त होते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक खास विशेषता है कि यहाँ से बड़ी मात्रा में राख के ढेर मिले हैं और वह राख का ढेर जो है वो बड़े बड़े ऊंचे है। और लास्ट तमिलनाडु का क्षेत्र जो आता है, तमिलनाडु का क्षेत्र जो भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ से पयमपल्ली से भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और पश्चिम भारत की अगर रुख करें तो वहां पे मेहरगढ़ को हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आता है। तो कुछ वैश्विक स्थल जो है उन्हें भी हम देख लेंगे। वैश्विक स्थलों में जेरिको एक स्थान है जो फिलिस्तीन में पड़ता है। कैटल हायूक यह तुर्की में पड़ता है। और जरफ अल अहमर और तेल अब्रू हुरैरा ये सीरिया में पड़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि नवपाषाण काल में गांव का विकास शुरू हो गया था, तो एक कुछ आरंभिक गांव थे, जेरिको, कैटल हायूक, जरफ अल अहमर, तेल अब्रू हुरैरा, ये सारे जो है वो भारत से बाहर के क्षेत्रों में मिले हैं, फिलिस्तीन में, सीरिया में और तुर्की वाले क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नवपाषाण काल का हमारा क्लास पूरी तरह समाप्त होता है।